हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद शुभम। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स दिनांक 15 से 21 जून तक के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। डेली करंट अफेयर्स का वीडियो उसी तरीके से चलेगा और पीछे के जितने भी बैकलॉग हैं मैं उस वीकली करंट अफेयर्स के माध्यम से वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, जो आप सबों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है G7 शिखर सम्मेलन 2026। G7 शिखर सम्मेलन 2026 52वां G7 शिखर सम्मेलन था। यह 13 से 15 जून के बीच एवियन शहर, जो कि फ्रांस में पड़ता है, एवियन नामक शहर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विश्व की प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने सुरक्षा, भू राजनीतिक चुनौती, अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और मुख्यतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दाओं पर चर्चा की। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष आमंत्रित अतिथि गेस्ट कंट्री के रूप में सम्मेलन में भाग लिया और वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को प्रमुखता से उठाया, ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उठाया। अच्छा, ये G7 है क्या? G7 दुनिया के 7 प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जो ग्लोबल रूप से आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग और समन्वय करने के लिए कार्य करता है। G7 की स्थापना की बात करें तो यह 1975 में हुई थी। प्रारंभिक नाम इसका G6 था। यह G7 कब बना? तो 1976 ईस्वी में जब कनाडा इसमें शामिल हो गया तो यह G7 बन गया। 1975 में स्थापना, 1976 में कनाडा शामिल होने पर यह G7 बन गया। इसके सातों देश की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, यूनाइटेड किंगडम यूके हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा। पहली G7 समिट की बात करें तो स्थापना इसकी 1975 में हुई थी और पहली G समिट फ्रांस में ही हुआ था। G7 और एक चर्चा में रहता है G20। इसकी बात करें तो G7 जो है वह 7 विकसित देशों का समूह है, वहीं G20 में 19 देश हैं, यूरोपीय संघ है और अफ्रीकी संघ है G20 में। स्थापना की बात करें तो G7 1975 में स्थापित हुआ, G20 1999 में हुआ। G20 के मुकाबले छोटा समूह है, वहीं G20 व्यापक प्रतिनिधित्व करता है। आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के लिए है, यहाँ वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए G20 बना है। भारत G20 का सदस्य है परंतु G7 का सदस्य नहीं है। अगला टॉपिक है एनडीबी का 10वां सदस्य बना उज्बेकिस्तान एनडीबी का 10वां सदस्य देश बन गया है। उज्बेकिस्तान आधिकारिक रूप से एनडीबी का 10वां सदस्य बना। इसके साथ ही वह एनडीबी में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश बन गया है उज्बेकिस्तान। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, इसकी स्थापना 2014 ईस्वी में हुई। स्थापना किसने की? तो ब्रिक्स देशों के द्वारा इसकी स्थापना की गई, जो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर संघाई में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष दिल्मा रूसेफ हैं। एनडीबी का उद्देश्य क्या रहता है? यह विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परिणामों को वित्त पोषित करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ग्रीन एनर्जी एंड जलवायु अनुकूल परियोजनाओं में निवेश करना, विश्व बैंक और IMF के पूरक वित्तीय संस्थान के रूप में काम करना। एनडीबी के सदस्य देशों की बात करें तो 5 संस्थापक सदस्य देश हैं ही, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और अफ्रीका। वहीं बाद में जो शामिल इसमें देश हुए हैं बांग्लादेश, यूएई, मिस्र, अल्जीरिया, उज्बेकिस्तान इसका 10वां सदस्य देश है। उज्बेकिस्तान की बात करें तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और इसकी मुद्रा सोम है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो यह 2009 ईस्वी में ब्रिक्स की स्थापना हुई, BRICS। एनडीबी किन क्षेत्रों में निवेश करता है? तो मुख्यतः ऊर्जा, परिवहन, जल प्रबंधन, आधारभूत संरचना, हरित सतत विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी, इन सभी क्षेत्रों में एनडीबी निवेश करता है। हमारा अगला टॉपिक है भारत जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र JCN। भारत और जापान ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। भारत और जापान ने इस समझौते का मुख्य कार्बन क्रेडिट व्यापार को बढ़ावा देना है, लो कार्बन और ग्रीन टेक्नोलॉजी के उपयोग को प्रोत्साहित करना है इस एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य। इस पहल के माध्यम से जापान की उन्नत स्वच्छ तकनीकों का उपयोग भारत में किया जाएगा। इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने
और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। क्रेडिट मैकेनिज्म क्या है? यह जापान द्वारा शुरू की गई एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रणाली है जिसके तहत विकसित देश स्वच्छ तकनीक उपलब्ध कराते हैं। विकासशील देशों में हरित परियोजनाएं स्थापित की जाती है। उत्सर्जन में हुई कमी को कार्बन क्रेडिट के रूप में मान्यता मिलती है। उत्सर्जन में जो कमी किया जाता है उसे कार्बन क्रेडिट के रूप में मान्यता मिलती है और दोनों देश को जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति में लाभ मिलता है। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होता है। सामान्य नियम की बात करें तो एक कार्बन क्रेडिट जो होता है ना, वो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाने पे 1 कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। यदि कोई संस्था या देश निर्धारित मात्रा में कम कार्बन उत्सर्जन करता है तो उसे कार्बन क्रेडिट प्राप्त होता है जिसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में खरीदा या बेचा जा सकता है। पेरिस समझौता की बात करें तो इसे 2015 में COP21 के दौरान पेरिस फ्रांस में अपनाया गया था। यह 4 नवंबर 2016 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? पेरिस समझौता इसे वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना, प्रयास करके 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करना और ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करना इसका उद्देश्य है। इसके अनुच्छेद 6.2 को समझे तो यह अनुच्छेद देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार सहयोग की अनुमति देता है। अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार सहयोग की अनुमति देता है अनुच्छेद 6.2 पेरिस समझौता। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कार्बन क्रेडिट का आदान प्रदान करना, उत्सर्जन कटौती परियोजनाओं को बढ़ावा देना, जलवायु लक्ष्यों को कम लागत में ही प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। COP31 की बात करें तो COP31 2026 में तुर्की में होगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन अर्थात UNFCCC की वार्षिक बैठक है ये COP जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC की वार्षिक बैठक है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला है सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026। खान क्वेस्ट यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन 20 जून से 30 जुलाई 2006 तक किया जा रहा है। यह उलान बटोर मंगोलिया में किया जा रहा है खान क्वेस्ट। इसमें भारत सहित अनेक देशों की सेनाएं भाग ले रही है और इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए सैन्य सहयोग, समन्वय और संयुक्त संचालन क्षमता को मजबूत बनाना है। क्वेस्ट क्या है? यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस पर केंद्रित होता है। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस पर इसकी शुरुआत 2003 ईस्वी में की गई थी। मेजबान देश मंगोलिया। मेजबान देश कौन सा है? मंगोलिया। उलान बटोर में हो रहा है। भारत की भागीदारी की बात करें तो भारत यूएन पीस कीपिंग मिशन में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। यूएन पीस कीपिंग का उद्देश्य संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति बनाए रखना होता है, युद्ध विराम की निगरानी करना, नागरिकों को सुरक्षा देना, राजनीतिक स्थिरता स्थापित करना। यह यूएन पीस कीपिंग का उद्देश्य रहता है। यूएन की बात करें तो यह 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और इसमें 193 सदस्य देश हैं। 193 सदस्य देश हैं। मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और इसकी मुद्रा टुगरिक है। टुगरिक और विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला यह स्वतंत्र देश है। मंगोलिया विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला स्वतंत्र देश है। अगला टॉपिक है जगन्नाथ मंदिर को मिला ट्रेडमार्क संरक्षण। भारत में पहली बार किसी मंदिर को अपने धार्मिक प्रतीक, नाम और पारंपरिक पहचान से जुड़े शब्दों पर ट्रेडमार्क अधिकार प्राप्त हुए हैं। उसके नाम, पारंपरिक पहचान और धार्मिक प्रतीकों से जुड़े शब्दों पर ट्रेडमार्क प्राप्त हुए हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में स्थित है। इसके पतित पावन, आनंद बाजार और नील चक्र जैसे प्रमुख धार्मिक प्रतीक हैं। इसके लिए कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। पतित पावन, आनंद बाजार और नील चक्र। इस निर्णय के बाद इन नाम एवं प्रतीकों का बिना अनुमति व्यवसायिक उपयोग, कमर्शियल यूज नहीं किया जा सकेगा बिना अनुमति के। इससे मंदिर की सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। ट्रेडमार्क, ये ट्रेडमार्क होता क्या है? ट्रेडमार्क किसी भी संस्था, उत्पाद, सर्विस, प्रतीक, नाम, लोगो या पहचान को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। यह ट्रेडमार्क इसका उद्देश्य होता है ब्रांड की पहचान को सुरक्षित रखना, किसी चीज के अनाधिकृत उपयोग को रोकना, नकली उत्पाद और उसके दुरुपयोग से बचाव करना, बौद्धिक संपदा अधिकार की रक्षा करना। आप लोगों से प्रश्न है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। विपो, किन प्रतीकों को संरक्षण मिला है इसमें बात करें तो पतित पावन, यह जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर स्थित भगवान जगन्नाथ का विशेष स्वरूप है पतित पावन। जो लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते वे बाहर से ही पतित पावन के दर्शन करते हैं, इसलिए यह पतित पावन को संरक्षण मिला है। दूसरा बात करें तो आनंद बाजार, आनंद बाजार जगन्नाथ मंदिर परिसर का वह प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ मंदिर का महाप्रसाद भक्तों को उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ जो प्रसाद होता है वह भक्तों को उपलब्ध कराया जाता है, वही आनंद बाजार। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भोजन वितरण केंद्र माना जाता है। मंदिर भोजन वितरण केंद्र माना जाता है दुनिया का सबसे बड़ा। नीला चक्र की बात करें तो जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित पवित्र चक्र, जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित पवित्र चक्र है। यह अष्टधातु से निर्मित है, 8 मेटल से निर्मित है नीला चक्र, और यह मंदिर की पहचान का सबसे प्रमुख प्रतीक है नीला चक्र। मंदिर में विराजमान देवता की बात करें तो इस मंदिर में विराजमान देवता भगवान जगन्नाथ हैं, भगवान बालभद्र हैं और देवी सुभद्रा हैं। जगन्नाथ, बालभद्र एवं सुभद्रा। इनके रथ की बात करें तो भगवान, ये रथ निकाला जाता है जगन्नाथपुरी में, तो उसमें भगवान जगन्नाथ के लिए जो रथ रहता है उसका नाम नंदी घोष होता है। भगवान बलभद्र के लिए जो रथ रहता है उसका नाम ताल ध्वज रहता है, ताल ध्वज। और सुभद्रा, देवी सुभद्रा के लिए जो रथ रहता है उसका नाम दर्प दलन होता है, दर्प दलन। जीआई टैग और ट्रेडमार्क में क्या अंतर है? जीआई टैग किसी क्षेत्र विशेष के उत्पाद को मिलता है, तो ट्रेडमार्क किसी नाम, लोगो या पहचान को मिलता है, ट्रेडमार्क। चलिए हमारा अगला टॉपिक है मिशन सुदर्शन चक्र। भारत ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की है। मिशन सुदर्शन चक्र यह एक दीर्घकालिक रणनीतिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य एक बहुस्तरीय मल्टी लेयर एयर डिफेंस शील्ड तैयार करना है। सुदर्शन चक्र का लक्ष्य। डीआरडीओ ने जून 2026 में 3 स्वदेशी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है इस मिशन के तहत, मिशन सुदर्शन चक्र के तहत। इसका भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक एक अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर एयर डिफेंस नेटवर्क विकसित करना है, एयर डिफेंस नेटवर्क। मिशन सुदर्शन चक्र के उद्देश्य की बात करें तो भारत के एयर डिफेंस को मजबूत बनाना है, दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन एवं मिसाइलों से सुरक्षा प्रदान करना है और स्वदेशी रक्षा तकनीक को बढ़ावा देना है, और 2035 तक मजबूत एयर डिफेंस शील्ड हमें तैयार कर लेना है। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है? एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश को हवाई खतरों से बचाने का सुरक्षा तंत्र होता है। एयर डिफेंस सिस्टम यह हमें किन से रक्षा करता है? यह लड़ाकू विमान से, हेलीकॉप्टर, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। आगे डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत की कुछ प्रमुख स्वदेशी मिसाइलों की बात करें तो उसमें एक अग्नि श्रृंखला जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है और यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, अग्नि। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है पृथ्वी। आकाश की बात करें तो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है। यह एयर डिफेंस हेतु प्रयोग किया जाता है। अस्त्र मिसाइल की बात करें तो यह एयर टू एयर मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली। यह भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग किया जाता है अस्त्र मिसाइल। ब्रह्मोस की बात करें तो यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, और यह भारत रूस की संयुक्त परियोजना से बना है ब्रह्मोस। भारत की प्रमुख एयर डिफेंस प्रणालियां जैसे S-400 ट्रायम्फ, यह रूस से प्राप्त किया गया है और यह दुनिया की सबसे उन्नत एयर डिफेंस प्रणालियों में से एक है, S-400। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो यह इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। यह स्वदेशी प्रणाली है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। QRSAF की बात करें तो यह क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल है, सतह से हवा में। यह कम दूरी की हवाई सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, QRSAM। एयर डिफेंस क्यों महत्वपूर्ण है? आज के युद्ध में ड्रोन, मिसाइल और हवाई हमलों का ही महत्व तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए हमें एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। एयर डिफेंस सिस्टम राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है और यह सामरिक प्रतिष्ठानों की रक्षा करता है। साथ ही यह युद्ध के समय त्वरित प्रतिक्रिया करता है एयर डिफेंस सिस्टम। हमारा अगला टॉपिक है भारत के नए थल सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना का नया थल सेना प्रमुख बनाया गया है, COAS, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ।
ये 30 जून 2026 को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे। और वर्तमान सेना उप प्रमुख अभी कौन है? उपेंद्र द्विवेदी उनका स्थान लेंगे, उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। भारतीय थल सेना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को मानी जाती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। आदर्श वाक्य की बात करें तो इसका आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म। और सुप्रीम लीडर की बात करें, सुप्रीम कमांडर की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। आप लोगों से प्रश्न है, बताइए वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उन्हें जरूर याद होगा। इसी में एक पद है सीडीएस, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इस पद को 2019 में सृजन किया गया। अब आगे हम लोग देखते हैं भारतीय सेना की कुछ प्रमुख कमान। उत्तरी कमान की बात करें तो उत्तरी कमान उधमपुर में पड़ता है। पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर कोलकाता है। पश्चिमी कमान चंडी मंदिर। दक्षिणी कमान का हेडक्वार्टर पुणे में है, तो मध्य कमान का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। आप लोग बताएंगे पश्चिमी कमान जो चंडी मंदिर है यह किस राज्य यूनियन टेरिटरी में पड़ता है? चंडी मंदिर। हमारा अगला टॉपिक है सीपीपीआई, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 भारत के लिए समुद्री व्यापार और लॉजिस्टिक क्षेत्र में एक उपलब्धि हुई है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान पाया है। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट घोषित किया गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी को। और वैश्विक स्तर पर बात करें तो इसका 22वां स्थान है, वैश्विक स्तर पर 22वां स्थान है। यह भारत के बंदरगाह में बढ़ती दक्षता और आधुनिक बुनियादी ढांचे का प्रमाण है। इस रैंकिंग की बात करें तो वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। सीपीपीआई कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स दुनिया के प्रमुख कंटेनर बंदरगाहों की कार्य क्षमता, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को मापने वाला ग्लोबल इंडेक्स है। इसके मूल्यांकन के आधार की बात करें तो जहाजों का टर्न ऑन टाइम क्या है, कंटेनर हैंडलिंग क्षमता कितनी है किसी भी पोर्ट की, लॉजिस्टिक्स दक्षता क्या है, बंदरगाह संचालन की गति क्या है, व्यापार सुगमता कैसा है, ये सब देख के इसका सूची निकाला जाता है। इस पोर्ट की अन्य नाम की बात करें तो नाहवा सेवा बंदरगाह, जिसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी। 1989 में यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू देश के कंटेनर कार्गो का बड़ा हिस्सा संभालता है। यह पश्चिमी तट का प्रमुख व्यापारिक प्रवेश द्वार है, प्रमुख व्यापारिक प्रवेश द्वार है यह। कुछ बंदरगाह, अन्य बंदरगाहों की बात करें तो पश्चिमी तट पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह, दीनदयाल कांडला गुजरात में, मुंद्रा गुजरात में, मर्मुगोआ पोर्ट गोवा में। वहीं पूर्वी तट पर बात करें तो विशाखापट्टनम, पारादीप, चेन्नई, वीओ चिदम्बरनाथ, तूतीकोरिन बंदरगाह कहते हैं। भारत में बंदरगाह प्रशासन की बात करें तो इसके लिए मंत्रालय पतन पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय देखता है, इसकी देखरेख करता है, जिसके मंत्री अभी सर्बानंद सोनोवाल। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह की बात करें तो यह मुंद्रा पोर्ट है। और भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह की बात करें तो यह चेन्नई पोर्ट है, कृत्रिम बंदरगाह। हमारा अगला टॉपिक है भारत की पहली 8 लेन भूमिगत सुरंग। भारत का पहला 8 लेन का भूमिगत सुरंग राजस्थान के मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई जा रही है। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व राजस्थान। यह सुरंग देश की महत्वाकांक्षी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे योजना का हिस्सा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे वन्य जीव संरक्षण और तेज एवं सुरक्षित यातायात दोनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। वन्य जीव संरक्षण और तेज एवं सुरक्षित यातायात। इस सुरंग की लंबाई की बात करें तो लगभग 4.9 किलोमीटर है। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें ट्विन ट्यूब टनल है, एक ट्यूब में 4 लेन और दूसरे ट्यूब में 4 लेन, कुल 8 लेन हो जाएगा। ट्विन ट्यूब टनल क्या होता है? ट्विन ट्यूब टनल में 2 अलग अलग सुरंगें बनाई जाती है। इसमें एक सुरंग में एक दिशा का यातायात होता है और दूसरी सुरंग में विपरीत दिशा का। इसमें दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। बेहतर वेंटिलेशन और सुरक्षा, आपातकालीन निकासी आसान है। इसमें आपातकालीन निकासी मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व के नीचे से बनाई जा रही है। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व की स्थापना 2013 ईस्वी में हुई। यह राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व है। यह चंबल नदी क्षेत्र के निकट है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। इसमें बाघ, तेंदुआ, भालू और अन्य जीवों का आवास है।
पहले सड़क और रेलवे परियोजनाओं के कारण वन्यजीव के वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर प्रभावित होते थे। इस परियोजना में सड़क को भूमिगत ले जाकर इसके आवाजाही को सुरक्षित रखी गई है। मानव और वन्यजीव संघर्ष कम होगा, इससे पर्यावरणीय प्रभाव घटेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें तो यह 1386 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। यह दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा समय में भारी कमी होगी। यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को पहुंचेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का राजकीय पशु ऊंट है, तो राजस्थान का राजकीय पक्षी गोडावन है, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यहाँ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला है टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स सूची में स्मृति मंधाना को शामिल किया गया। 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026। स्मृति मंदाना को इस सूची में शामिल किया गया है। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली स्मृति मंदाना एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। यह उनकी व्यक्तिगत सफलता को ही नहीं दर्शाती, बल्कि वैश्विक खेल जगत में भारतीय महिला क्रिकेट की बढ़ती पहचान का भी यह प्रमाण है। टाइम मैगजीन दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से एक है और इसने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स की सूची में उन खिलाड़ियों, कोचों और खेल प्रशासकों को शामिल किया जाता है इनके द्वारा जो खेल जगत में गहरा प्रभाव डालते हैं। स्मृति मंधाना का इस सूची में शामिल होना दर्शाता है कि उन्होंने मैदान पर ही नहीं बल्कि महिला खेलों को लोकप्रिय बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार 2018 ईस्वी में दिया गया था। भारत सरकार द्वारा खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है अर्जुन पुरस्कार। आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 में इन्हें चुना गया। टाइम मैगजीन की बात करें तो टाइम मैगजीन की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। टाइम मैगजीन, इसकी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। भारत में क्रिकेट का संयोजन करने वाली बोर्ड बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। हमारा अगला टॉपिक है दुनिया की पहली वर्किंग न्यूक्लियर क्लॉक। वैज्ञानिक और तकनीकी दुनिया में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई है। चीन और यूरोप के वैज्ञानिकों ने मिलकर दुनिया की पहली वर्किंग न्यूक्लियर क्लॉक विकसित की है। वर्किंग न्यूक्लियर क्लॉक, यह अत्याधुनिक घड़ी थोरियम 229 पर आधारित है। वर्किंग न्यूक्लियर क्लॉक जो है यह थोरियम 229 पर आधारित है और इसे पारंपरिक जो एटॉमिक क्लॉक है उसकी तुलना में कहीं अधिक सटीक माना जा रहा है। न्यूक्लियर क्लॉक को एटॉमिक क्लॉक की तुलना में। विशेषज्ञों का मानना है कि यह खोज भविष्य में डार्क मैटर अनुसंधान, फंडामेंटल फिजिक्स और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम में बदलाव ला सकती है। न्यूक्लियर क्लॉक क्या है? न्यूक्लियर क्लॉक एक ऐसी घड़ी है जो परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन को मापकर समय निर्धारित करती है। परमाणु के नाभिक में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन को मापकर जो समय निर्धारित करती है, न्यूक्लियर क्लॉक एक ऐसी घड़ी है। थोरियम 229 एक विशेष आइसोटॉप है और जिसके नाभिक में अत्यंत कम ऊर्जा स्तर का परिवर्तन देखा जाता है। थोरियम 229 के नाभिक में अत्यंत कम ऊर्जा स्तर का परिवर्तन देखा जाता है। यह अत्यधिक स्थिर, अत्यंत सटीक समय मापन करता है। यह बाहरी चुंबकीय और विद्युत प्रभावों से कम प्रभावित होता है। न्यूक्लियर क्लॉक के लिए सबसे उपयुक्त तथ्य है थोरियम। हम एटॉमिक क्लॉक बनाम न्यूक्लियर क्लॉक के बारे में देखें तो एटॉमिक क्लॉक का आधार इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियर क्लॉक का नाभिक है, न्यूक्लियस है। सटीकता की बात करें तो एटॉमिक क्लॉक में सटीकता है लेकिन उससे भी कहीं अधिक सटीकता न्यूक्लियर क्लॉक में है। बाहरी प्रभाव की बात करें तो एटॉमिक क्लॉक के मुकाबले न्यूक्लियर क्लॉक में बाहरी प्रभाव बहुत कम है अपेक्षाकृत एटॉमिक क्लॉक के। भविष्य उपयोग की बात करें तो एटॉमिक क्लॉक का जीपीएस, इंटरनेट इस समय उपयोग किया जा रहा है, तो वहीं न्यूक्लियर क्लॉक का डार्क मैटर और नई भौतिकी में प्रयोग किया जाएगा। डार्क मैटर में प्रयोग किया जाएगा न्यूक्लियर क्लॉक। डार्क मैटर, ये डार्क मैटर क्या होता है? वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का लगभग 85% डार्क मैटर है जिसे अभी तक सीधे नहीं देखा जा सका है। 85%।
क्लॉक की अत्यधिक सटीकता डार्क मैटर के प्रभाव को पहचानने में मदद कर सकती है। न्यूक्लियर क्लॉक की जो सटीकता है वह उसके प्रभाव को, डार्क मैटर के प्रभाव को पहचानने में मदद कर सकती है। फंडामेंटल फिजिक्स, यह घड़ी आइंस्टीन के सिद्धांत और प्रकृति के मूलभूत नियमों को और अधिक सटीक जांच में सहायता करेगी। नेविगेशन, जीपीएस, नाविक और अन्य नेविगेशन प्रणालियों की सटीकता कई गुना बढ़ सकती है इससे, न्यूक्लियर क्लॉक से। स्पेस रिसर्च की बात करें तो अंतरिक्ष अभियानों में अत्यंत सटीक समय मापन संभव हो सकेगा। भारत का नाविक अर्थात नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन विकसित किया इसरो ने, इसे विकसित किया है ISRO, इसरो ने। यह इसका उद्देश्य है भारत एवं आसपास के क्षेत्र में सटीक नेविगेशन सेवा प्रदान करना। थोरियम की बात करें तो भारत विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक है। इसके लिए प्रमुख क्षेत्र केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा का क्षेत्र है जहां थोरियम पाए जाते हैं। CERN की बात करें तो यह यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च अर्थात यूरोप की, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, CERN का। हमारा अगला टॉपिक है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। भारत की सिलिकॉन वैली कही जाने वाली बेंगलुरु ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के 2026 के अनुसार एशिया का दूसरा सर्वश्रेष्ठ AI नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर घोषित किया गया है बेंगलुरु को। इसके साथ ही विश्व स्टार्टअप इकोसिस्टम में 15वां स्थान प्राप्त किया है। यह भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति का प्रमाण माना जा रहा है। और बीजिंग को बात करें तो एशिया का पहला सर्वश्रेष्ठ AI नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर घोषित किया गया। पहला कौन है? बीजिंग है, दूसरे पे बेंगलुरु है एशिया का। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट क्या है? यह विश्व भर के स्टार्टअप इकोसिस्टम का मूल्यांकन करने वाली प्रतिष्ठित रिपोर्ट है, विश्व भर के स्टार्टअप इकोसिस्टम का। इसे जारी करता है स्टार्टअप जिनोम। अब AI नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर क्या होता है? ऐसा स्टार्टअप समूह जिनका मुख्य व्यवसाय AI आधारित तकनीकों पर आधारित होता है। इनका मुख्य व्यवसाय AI आधारित तकनीकों पर होता है। बेंगलुरु को क्यों भारत का स्टार्टअप हब कहा जाता है? क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा IT हब है। यहाँ ग्लोबल टेक कंपनियों की मौजूदगी है। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियरिंग संस्थान हैं। स्टार्टअप फ्रेंडली वातावरण है, वहां पे मजबूत निवेश नेटवर्क है, इसलिए बेंगलुरु को भारत का स्टार्टअप हब कहा जाता है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या है? वैसा स्टार्टअप जिसका मूल्यांकन $1 बिलियन या उससे अधिक हो उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। विश्व के प्रमुख स्टार्टअप हब की बात करें तो सिलिकॉन वैली, दूसरा बीजिंग, लंदन, और भारत की बात करें तो भारत में बेंगलुरु है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की बात करें तो इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम 16 जनवरी 2016 को नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें उद्यमिता को बढ़ावा देना, रोजगार का सृजन करना एवं नवाचार को प्रोत्साहन करना इसके मुख्य उद्देश्य थे। इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के। हमारा अगला टॉपिक है विश्व रेगिस्तान एवं सूखा निवारण दिवस। विश्व रेगिस्तान एवं सूखा निवारण दिवस प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लैंड डिग्रेडेशन, मरुस्थलीकरण और ड्रॉट, सूखे की बढ़ती समस्या के प्रति वैश्विक जागरूकता, ग्लोबल अवेयरनेस को बढ़ाना और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। इस वर्ष की थीम की बात करें तो इस वर्ष की थीम है रेंजलैंड्स रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट एंड रीस्टोर। रेंजलैंड्स रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट एंड रीस्टोर। चारागाह भूमि को पहचाने, सम्मान दे, से पुनर्स्थापित करे, रीस्टोर करें। मरुस्थलीकरण क्या है? मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें उपजाऊ भूमि धीरे धीरे अपनी उत्पादकता खोकर बंजर या रेगिस्तानी क्षेत्र में बदल जाता है, वही मरुस्थलीकरण कहता है। इसके प्रमुख कारण वनों की कटाई करना, अत्यधिक चराई, ओवर ग्रेजिंग करना, अनियंत्रित कृषि, जलवायु का परिवर्तन हो जाना, जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन होना, इसके प्रमुख कारणों में से एक है मरुस्थलीकरण के। अगला सूखा क्या है? जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक सामान्य से कम वर्षा होती है और जल की कमी उत्पन्न हो जाती है तो उस स्थिति को सूखा कहा जाता है। रेंजलैंड, चारागाह भूमि। रेंजलैंड वह क्षेत्र होते हैं जहां प्राकृतिक घास, झाड़ियां एवं वनस्पति पाई जाती है। प्राकृतिक घास, झाड़ियां, वनस्पति पाई जाती है और जिनका उपयोग पशुपालन के लिए किया जाता है वह क्षेत्र चारागाह भूमि, रेंजलैंड कहलाते हैं।
यूएनसीसीडी की बात करें, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुई। यूएनसीसीडी की स्थापना 1994 में हुई। यह लागू 1996 से हुआ। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसका मुख्यालय बोन जर्मनी में है। पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, विश्व रेगिस्तान व सूखा निवारण दिवस 17 जून को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। आप लोगों से प्रश्न है, आप लोग बताइए विश्व योगा डे कब मनाया जाता है? विश्व योगा डे। अगला हमारा दिवस है विश्व सिकल सेल दिवस। विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को मनाया गया और 2026 की थीम थी क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप इक्विटी इन सिकल सेल डिजीज। क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप इक्विटी इन सिकल सेल डिजीज। और यह मुख्यतः सिकल सेल भारत में जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। मुख्यतः मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों, उड़ीसा, झारखंड, इन राज्यों के जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में मेनली पाया जाता है सिकल सेल एनीमिया। अगले दिवस की बात करें तो विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रेफ्यूजी डे प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। यह दिवस उन लोगों के साहस, संघर्ष और धैर्य को सम्मान देने के लिए समर्पित है जिन्होंने युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न, मानवाधिकार उल्लंघन या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपना घर और देश छोड़ा है। वर्ष 2026 के थीम की बात करें तो शरणार्थी दिवस का थीम है अंटिल एवरीवन इज सेफ। अंटिल एवरीवन इज सेफ, जब तक हर व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, ये इसका थीम है। यह थीम संदेश देती है कि हर शरणार्थी को सुरक्षा, सम्मान और बेहतर जीवन का अधिकार है। शरणार्थी होते कौन है? यूएन की माने तो वह व्यक्ति जो अपने देश में उत्पीड़न, युद्ध, हिंसा या गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के डर से दूसरे देश में शरण लेने के लिए मजबूर हो जाता है, वही रेफ्यूजी कहलाता है, शरणार्थी कहलाता है। इसके प्रमुख कारण युद्ध, गृह युद्ध है, राजनीतिक उत्पीड़न है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाना, जलवायु का परिवर्तन होना, जातीय एवं धार्मिक संघर्ष होना। विश्व शरणार्थी दिवस के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत 20 जनवरी 2001 ईस्वी से हुई। 2001 ईस्वी से विश्व शरणार्थी दिवस की शुरुआत हुई। यह अवसर था 1951 के रेफ्यूजी कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ का। 50वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा था रेफ्यूजी कन्वेंशन का, तो यह दिवस घोषित किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूएनएचसीआर क्या है? यूएनएचसीआर यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी। रेफ्यूजी के लिए जो संस्था है यूनाइटेड नेशन की, वो यूएनएचसीआर के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1950 में हुई। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है शरणार्थियों की सुरक्षा करना, पुनर्वास एवं सहायता प्रदान करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना। आज दुनिया में करोड़ों लोग अपने घरों से विस्थापित हैं। इसका प्रमुख कारण है यूक्रेन में हुआ संकट, सूडान का संघर्ष, सीरिया में हो रहे गृह युद्ध, अफगानिस्तान में जो आया संकट। ये सभी कारण हैं जो करोड़ों लोग अपने घरों से विस्थापित हैं। भारत 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, फिर भी मानवीय आधार पर विभिन्न देशों के शरणार्थियों को आश्रय देता रहा है भारत। यहाँ प्रमुख शरणार्थी समुदाय में तिब्बती शरणार्थी है, श्रीलंकाई तमिल को दिया गया है, अफगान शरणार्थी को भारत में आश्रय दिया गया, म्यांमार से रोहिंग्या समुदाय भी यहाँ है। 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन की बात करें तो इसे 1951 में अपनाया गया। शरणार्थियों की कानूनी स्थिति निर्धारित करना इसका उद्देश्य है, उनके अधिकारों का रक्षा करना इसका उद्देश्य है रेफ्यूजी कन्वेंशन का। इससे संबंधित प्रोटोकॉल 1967 ईस्वी में लाया गया, संबंधित प्रोटोकॉल 1967। हमारा अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। स्लोवाकिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस नरेंद्र मोदी को दिया गया। यह सम्मान स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी द्वारा स्लोवाकिया की राजधानी ब्रेटिस्लावा में प्रदान किया गया। यह सम्मान किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान है और इसके साथ ही यह मोदी जी को मिलने वाला 33वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है। स्लोवाकिया की बात करें तो इसको स्वतंत्रता 1 जनवरी 1993 ईस्वी को मिली, चेकोस्लोवाकिया से विभाजन के बाद।
इसकी आधिकारिक भाषा की बात करें तो स्लोवाक भाषा है। भारत स्लोवाकिया संबंध राजनयिक संबंध 1993 से है। 1993 से है भारत स्लोवाकिया का संबंध। अगला टॉपिक है एशियन ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026। प्रसिद्ध भारतीय रेत कलाकार सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रशियन ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ग्रैंड सैंड मास्टर कप, इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता को जीतने वाले वह पहले भारतीय बन गए हैं। इस प्रतियोगिता में सुदर्शन पटनायक ने ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक जो तापमान वृद्धि है, इस विषय पर एक शानदार रेत की कलाकृति सैंड स्कल्पचर बनाई और इसने विश्व भर के निर्णायकों और दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। रूस में आयोजित इस प्रतिष्ठित सैंड आर्ट गतिविधियों में विभिन्न देश के कलाकारों ने भाग लिया था। रूस में हुआ था यह। सुदर्शन पटनायक की बात करें तो इन्हें पद्मश्री 2014 में दिया जा चुका है, पद्मश्री सुदर्शन पटनायक को। उड़ीसा की बात करें तो सुदर्शन पटनायक उड़ीसा से हैं। राजकीय पशु की बात करें तो यहाँ का राजकीय पशु सांभर है, तो वहीं राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है, रोलर। हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष। भाषाकार ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और सांख्यिकी विशेषज्ञ डॉक्टर सिबल चट्टोपाध्याय को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष बनाया, एनएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। यह आयोग देश में सांख्यिकीय प्रणाली को मजबूत बनाने, आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा सरकारी डेटा संग्रहण और विश्लेषण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कार्य करता है, एनएससी। डॉक्टर सिबल चट्टोपाध्याय की नियुक्ति से भारत की सांख्यिकीय प्रणाली को और अधिक वैज्ञानिक और विश्वसनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एनएससी क्या है? यह भारत की सांख्यिकीय व्यवस्था को मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है, एनएससी। इसकी स्थापना 2005 ईस्वी में हुई। 2005 ईस्वी में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग आया। इसके गठन की सिफारिश रंगराजन आयोग ने की। इनकी रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया। इससे संबंधित मंत्रालय की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत आता है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। हमारा अगला टॉपिक है काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रकाशित की गई और इसने पहली बार ग्रेट हॉग बेजर पर विस्तृत वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी की है काजीरंगा नेशनल पार्क ने। यह रिपोर्ट इस दुर्लभ वन्यजीव की स्थिति, आवास, व्यवहार और संरक्षण आवश्यकताओं को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रेट हॉग बेजर वर्तमान में IUCN की वल्नरेबल असुरक्षित श्रेणी में सूचीबद्ध है और भविष्य में इसके लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। ग्रेट हॉग बेजर क्या है ये देख सकते हैं आप लोग। ग्रेट हॉग बेजर, इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है आर्क्टोनिक्स कोलेरिस। आर्क्टोनिक्स कोलेरिस यह मैमल वर्ग में स्तनधारी वर्ग का जानवर है और यह किस परिवार से आता है तो यह नेवला एवं बेजर के परिवार से आता है, जिसे मस्टेलिडी कहते हैं, मस्टेलिडी। इसकी विशेषता की बात करें तो इसका शरीर मजबूत होता है, इसकी नाक लंबी सूअर जैसी होती है, इसके पंजे शक्तिशाली। यह नॉकटर्नल जीव है, रात में घूमने वाला जीव है और यह मिट्टी खोदने में सक्षम जीव होता है। ग्रेट हॉग बेजर यह मुख्यतः घने जंगलों, घास के मैदानों और पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है और भारत में यह असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के अन्य वन्य क्षेत्रों में पाया जाता है। IUCN रेड लिस्ट की बात करें तो इसमें वल्नरेबल श्रेणी का अर्थ है कि यह प्रजाति भविष्य में विलुप्त होने के खतरे का सामना कर सकती है यदि संरक्षण प्रभावी उपाय नहीं किए गए तो। IUCN की जो श्रेणियां होते हैं उसे हम लोग उच्च जोखिम की ओर, कम से ज्यादा जोखिम की तरफ देखेंगे। क्या होता है? पहला लिस्ट कंसर्न, बहुत कम कंसर्न, लिस्ट नियर थ्रेटेंड जिसपे खतरा आने वाला हो, वल्नरेबल, फिर इंडेंजर्ड, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड और सबसे लास्ट एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो यह असम में पड़ता है। इसे 1905 ईस्वी में रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा मिला और 1974 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, काजीरंगा नेशनल पार्क। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की बात करें तो यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसे 1985 ईस्वी में दर्जा दिया गया। 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। वन हॉर्न राइनोसेरस का यह विश्व का सबसे बड़ा आवास है, काजीरंगा नेशनल पार्क।
IUCN की बात करें तो IUCN की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। IUCN 1948 ग्लैंड। यह इसका कार्य होता है प्रजातियों की संरक्षण स्थिति का आकलन करना, रेड लिस्ट जारी करना, जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना। हाल ही में प्रोजेक्ट GIB ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चर्चा में रहा है। भारत के सबसे संकटग्रस्त पक्षियों में से GIB ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट GIB को सफलता मिली है और इसमें 3 नए चूजों के जन्म के बाद कैप्टिव ब्रीडिंग आबादी बढ़कर 94 हो गई है। कैप्टिव ब्रीडिंग 94 हो गई है। यह उपलब्धि भारत में दुर्लभ पक्षी के संरक्षण प्रयासों को नई उम्मीद देती है, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण आज दुनिया के सबसे संकटग्रस्त पक्षियों में शामिल है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है ये देख सकते हैं आप लोग। इसके स्थानीय नाम की बात करें तो इसका स्थानीय नाम गोडावण पक्षी है। गोडावण पक्षी। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो यह आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। आर्डियोटिस निग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे आप लोग याद कर लेंगे, आने वाले एग्जाम्स में इसके आने की संभावना बनी है। यह भारत का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। भारत का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। आप लोग बताएंगे विश्व की सबसे बड़ी पक्षी जो उड़ नहीं सकती है, जो उड़ नहीं सकती विश्व की सबसे बड़ी पक्षी कौन सी है। GIB की बात करें तो इसका आवास स्थल घास का मैदान, शुष्क और शुष्क वाला क्षेत्र होता है। IUCN संरक्षण स्थिति की बात करें तो यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अत्यंत संकटग्रस्त की श्रेणी में आता है। यह IUCN की सबसे गंभीर श्रेणियों में से है और यह दर्शाती है कि प्रजाति विलुप्ति के कगार पर है। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार की विशेष संरक्षण परियोजना है। इसका उद्देश्य है गोडावण की घटती आबादी को बचाना और इसे बढ़ाना। गोडावण पक्षी मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज्यादा राजस्थान में पाया जाता है। उसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी यह पक्षी पाया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का सबसे महत्वपूर्ण आवास है डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में पड़ता है, सबसे ज्यादा यहाँ पाया जाता है। इस पक्षी के सामने खतरे हैं, जैसे कि बिजली की उच्च वोल्टेज तारों से टकराव इसका हो सकता है, घास के मैदानों का नष्ट हो जाना, कृषि विस्तार हो रहा है, आवारा कुत्तों का हमला गोडावण के लिए खतरा है, जलवायु परिवर्तन। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसके राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और राजकीय पशु ऊंट है। अगला टॉपिक है सरिंदा। सरिंदा नामक वाद्य यंत्र को मिला GI टैग। यह त्रिपुरा के पारंपरिक जनजातीय वाद्य यंत्र सारिंदा को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। यह उपलब्धि न केवल त्रिपुरा के सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित करती है, बल्कि स्थानीय कारीगर और जनजातीय कलाकारों को भी आर्थिक सामाजिक लाभ प्रदान करेगी। सरिंदा सदियों से त्रिपुरा के जनजातीय समुदायों में लोक संगीत और सांस्कृतिक आयोजनों का अभिन्न हिस्सा रहा है। ये देखिए सरिंदा, यह एक पारंपरिक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसे धनुष की सहायता से बजाया जाता है। अगला है GI टैग क्या होता है। GI टैग एक ऐसा चिन्ह है जो किसी उत्पाद को उसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विशेष गुणों के आधार पर पहचान करता है। इससे संबंधित कानून की बात करें तो उसका नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 यह लागू किया गया 2003 ईस्वी में GI एक्ट। GI रजिस्ट्री की बात करें तो इसका रजिस्ट्री ऑफिस चेन्नई में है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुई थी। इसके राजकीय पशु, त्रिपुरा के राजकीय पशु की बात करें तो फेयर्स लीफ मंकी। फेयर्स लीफ मंकी इसके राजकीय पशु है और इसका राजकीय पक्षी ग्रीन इंपीरियल पीजन है। ग्रीन इंपीरियल पीजन है। त्रिपुरा राज्य के प्रमुख जनजाति त्रिपुरी, रियांग, जमातिया, चकमा है। तो चलिए आज का वीकली करंट अफेयर्स यही समाप्त होता है। आगे आप इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।